हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इसे हम कहते हैं, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल जानो तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। चर्चा का विषय रहा है। अभी हाल ही में संसद टीवी पर भी इससे रिलेटेड जो नए आंकड़े जारी हुए हैं वर्तमान में, उसके बारे में चर्चा की गई है। और हम देखते हैं कि संसद टीवी पर कुछ जो चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उनके बारे में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी में खासकर वहां से टॉपिक्स उठाए जाते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ना चाहें अपने सिलेबस से, तो प्रारंभिक परीक्षा में तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण होता ही है। साथ ही एक हम जीएस पेपर 2 से, जहां पर निकायों के बारे में, संवैधानिक या गैर संवैधानिक या वैधानिक निकायों के बारे में बात होती है, वहां से इसे लिंक कर सकते हैं। पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, जिसमें हम आतंकवाद को देखते हैं, तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि आतंकवाद से लड़ने में भारतीय सरकार का एक प्रयास है और बहुत अच्छा कर रहा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। हो सकता है एक सेपरेट क्वेश्चन एनआईए को लेकर ही बन जाए पेपर 3 में। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके एक होलिस्टिक अप्रोच देखने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत किस तरह से होती है, किस तरह के प्रावधान हैं, 2019 में जो संशोधन किए गए कौन से मुख्य संशोधन रहे, और समसामयिकी के अनुसार जब आपको कुछ आंकड़े देने होते हैं आपकी आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए, तो वर्तमान में 2022 में इसका प्रदर्शन कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कहता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नाम आपको पता है। और आपको पता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए ऐसे सभी प्रॉब्लम्स, ऐसी सभी समस्याओं जो भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा और भारत की अखंडता को प्रभावित करती है, हानि पहुंचाने का काम करती है, उसके विरुद्ध काम करता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर हम देखें तो एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अनिवार्य है या बनाई गई है। तो भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता को कोई भी अपराध अगर चुनौती देता है तो उसके विरुद्ध काम करती है, उसके निराकरण के लिए काम करती है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ये किस किस तरह के, जैसे कौन कौन से अपराध हैं जो काम हमें प्रभावित कर सकते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी उनके लिए उनके विरुद्ध काम करती है। तो विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अगर कोई अपराध ऐसा होता है जिस अपराध की वजह से विदेशी राज्यों से हमारे संबंध खराब होते हों, तो वहां पर एनआईए उसके विरुद्ध काम करती है उस अपराध को रोकने को लेकर। परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध भी अगर कोई अपराध होता है तो एनआईए उसको देखता है। हथियारों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा, ध्यान रखेंगे इस तरह की चीजें, इस तरह के स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आपके बन जाते हैं। तो हथियारों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमाओं के पार से जो घुसपैठ होती है, उन अपराधों के संबंध में भी एनआईए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों एवं प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित वैधानिक कानूनों के तहत कोई अपराध होता है, वहां पर भी एनआईए उसकी जांच के लिए अनिवार्य है, उसकी जांच करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी अपराध होते हैं उसके लिए एनआईए रखा गया है। एजेंसी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के आधार पर राज्यों से विशेष सहमति के बिना राज्यों के में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब सीबीआई किसी राज्य में जांच करने के लिए जाती है तो आप उसको राज्य से विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पूरे भारत में अगर कहीं पर भी आतंकवादी घटना हो रही हो तो एजेंसी को यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वह पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए स्वतंत्र है। मुख्यालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा।
और ब्रांचेस भी हैं इसके आसपास। तो आगे देखते हैं गठन किस तरह से हुआ, गठन क्यों किया गया, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमें गठन करना पड़ा। तो इसके गठन के लिए एक अधिनियम बनाया गया, 2008 का अधिनियम, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए एक्ट 2008, क्योंकि के तहत किया गया। तो हमें पता चलता है कि यह कैसा निकाय हो गया, यह एक तरह से वैधानिक निकाय हो गया। ठीक है, एक कानून, एक विधान इसको बनाने के लिए पारित किया गया था। तो आप कहेंगे यह वैधानिक निकाय है। क्यों बनाया गया? नवंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले, आपको पता होगा, जो ताज होटल पर स्पेशल रूप से और दूसरी जगहों पर जो आतंकवादी हमले, कसाब यहाँ से एक बड़ा नाम रहा, रिचर्ड हेडली का नाम रहा आतंकवादियों के मास्टरमाइंड के रूप में। तो जो 26/11 को मुंबई में आतंकवादी हमले हुए, उसके मद्देनजर, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, तत्कालीन सरकार जो थी हमारी, उसने एनआईए की स्थापना का फैसला किया। तो चोट लगने के बाद में हमने फिर मरहम पट्टी के लिए एक इलाज करने की कोशिश की कि आगे से इस तरह के काम ना हो, इस तरह के घटनाओं से बचने के लिए हमने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन करने का फैसला किया। दिसंबर 2008 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का विधेयक पेश किया था। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को अस्तित्व में आई और वर्ष 2009 में इसने अपना कामकाज शुरू कर दिया। इसका क्षेत्राधिकार क्या है? वैसे हमने पहले भी बात की है कि कहां कहां पर यह जांच कर सकती है। तो इसे किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है वह पूरे भारत में तथा देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर इस तरह की स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, पूरे भारत देश के बाहर भी, है ना, किस पर? भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। ठीक है, कौन सा कानून? इसके अंतर्गत जो भी इसकी पावर्स हैं वो कानून। सरकार की सेवा में अगर कोई व्यक्ति है, कहीं भी तैनात हो, चाहे भारत में या भारत से बाहर, जहां पर भी वह तैनात होगा, उसके बारे में भी उसको क्या किया जा सकता है? एनआईए काम कर सकती है। भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हो, भारतीय जहाजों पर, भारतीय विमानों पर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी अगर इस तरह के कोई अपराध हैं तो जांच की जा सकती है एनआईए के द्वारा। वे व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाला सूचीबद्ध अपराध करते हैं, यहाँ पर आ जाता है सूचीबद्ध अपराध। अब कुछ अपराधों को, कुछ कानूनों को सूचीबद्ध किया गया है कि अगर इन कानूनों के अंतर्गत कोई अपराध होता है तो उसकी जांच कौन करेगा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। तो हम देखते हैं सूचीबद्ध अपराधों को कि कौन कौन से अपराध सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत उनकी जांच करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दी गई है। यहाँ पर ये मुख्य परीक्षा से भी संबंधित चीजें हैं। यहाँ आपको ध्यान रहेगा, अगर 4-5 चीजें भी याद रहेगी तो आपका आंसर बहुत अच्छा निकल कर आता है। सूचीबद्ध अपराध क्या है? अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिन पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। सूची में शामिल है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए जिसे हम कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अपहरण से संबंधित अपहरण रोधी अधिनियम, नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी अधिनियमों का दमन करने वाला अगर कोई अधिनियम है उसको लेकर, सार्क सम्मेलन, आतंकवाद का उन्मूलन अधिनियम, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट पर समुद्री नेविगेशन और फिक्स्ड प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का उन्मूलन, इस संबंध में भी एनआईए जांच करेगी। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध, कोई भी प्रासंगिक अपराध रहे इन एक्ट के अंतर्गत, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, इन सब अधिनियमों के अंतर्गत अगर कोई अपराध होता है तो उसकी जांच का अधिकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी को है इन सूचीबद्ध अपराधों के बारे में। ठीक है,
तो ये सूचीबद्ध अपराध है। हो सकता है प्रीलिम्स में इस तरह भी क्वेश्चन बना दिया जाए कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अंतर्गत सूचीबद्ध अपराधों में से कौन सा है या कौन सा नहीं है ना। तो इनमें से कुछ आपको मोटा मोटा याद रहना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जांच प्रक्रिया क्या है? क्या वही बात है कि क्या हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, या अगर राज्य सरकार देना चाहे, भाई हमारे यहाँ पर कोई घटना हुई है, एनआईए जांच करे उसकी, तो क्या जांच प्रक्रिया है? राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 के तहत, अधिनियम कौन सा? 2008 वाला जो एनआईए एक्ट है, एनआईए एक्ट 2008, ठीक है। अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कोई सूचीबद्ध अपराध संबंधित मामला एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार को यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकती है। जो सूचीबद्ध अपराध हमने देखे, अगर किसी राज्य में वह सूचीबद्ध अपराध होता है तो राज्य सरकार उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकती है और केंद्रीय गृह मंत्रालय उसे एनआईए के सुपुर्द कर देता है, ठीक है। राज्य सरकारों को एनआईए को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप मना करें। जिस तरह से सीबीआई के समक्ष मुद्दे उठकर खड़े होते हैं, राज्य और सीबीआई की जो टसल चलती है ना केंद्र और राज्य के बीच में, उसको लेकर, लेकिन राज्य सरकारें यहाँ पर एनआईए को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार, भारत में जब केंद्र सरकार की राय है कि किए गए अनुसूचित अपराध, अब अपराध सारे वही जो उन अधिनियमों से संबंधित होंगे उनके बारे में बात हो रही है कि जांच अधिनियम के तहत की जानी आवश्यक है, तो वह जांच करने के लिए एजेंसी को निर्देश दे सकती है। एजेंसी को कैसे मिलेगा? जैसे कोई अपराध हुआ, केंद्र सरकार को महसूस हुआ कि यह अपराध, महसूस क्या हुआ, जैसे पता है कि अनुसूचित जो अपराधों की सूची है, सूचीबद्ध जो अपराध है उनमें से एक अपराध हुआ है, लेकिन इसकी जांच हमें एनआईए को सौंपनी चाहिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उन सूचीबद्ध अपराधों की जांच पुलिस कर रही हो, लेकिन अगर केंद्र सरकार को लगता है कि इस केस की जांच एनआईए के द्वारा की जानी चाहिए, तो एनआईए को फिर वह केस सौंप दिया जाता है। यह बात है। ये तो भारत में बात हुई। भारत के बाहर वाली जो बात है ना, ये 2019 के संशोधन से जोड़ी गई है। अभी हम आगे बात करेंगे संशोधन के बारे में भी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। जब केंद्र सरकार को पता चलता है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर जहां अनुसूचित अपराध किया गया है, यह अधिनियम लागू होता है, वह एनआईए को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश भी दे सकती है। निर्देश कौन देती है? अगर मंत्रालय की तरफ जाते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, या फिर केंद्र सरकार की हम बात करेंगे, एनआईए को किसी भी जांच के निर्देश देने को लेकर। तो अगर भारत के बाहर भारत के नागरिकों के संबंध में इस तरह का कोई अपराध होता है तो केंद्र सरकार उसकी भी जांच करने के लिए एनआईए को आदेश या निर्देश दे सकती है। अनुमोदन, हाँ, एक ध्यान रखिएगा, हमने देखा था सूचीबद्ध अपराधों में यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 1967 को कुछ अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी केंद्र सरकार से मंजूरी मांगती है। अगर मुकदमा किसी अपराधी पर यूएपीए के अंतर्गत चलाना है तो फिर केंद्र सरकार से एक अनुमति मांगी जाएगी, केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को। यह यूएपीए एक्ट के संबंध में इस तरह का प्रावधान है, आपको पता होना चाहिए। अगर मेंस में लिखते हैं ऐसी बात तो आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ती है। कुछ अन्य में अगर बात करें, नक्सली समूहों के आतंकी वित्त पोषण पहलुओं से संबंधित मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक विशेष वामपंथी उग्रवाद सेल है। एनआईए के अंतर्गत ही एक सेल, स्पेशल सेल का निर्माण किया गया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर। यानी जो वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं हमारे भारत में जो देखी जाती है, नक्सलवादी क्षेत्र वाला जो है नक्सलवाद, उसके चीजों को, उसके जो वित्त पोषण है और जो आतंक है, इन पहलुओं को सोल्व करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, लड़ने का इन द सेंस 1-to-1 गोली चलाने वाला नहीं, उसको, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक अलग विंग बनाई गई है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना, वामपंथी उग्रवाद से को लेकर। इसका नाम ही क्या रखा गया है? विशेष वामपंथी उग्रवाद, ठीक है। तो यह एक विंग इसकी है। किसी भी सूचीबद्ध अपराध की जांच करते समय एजेंसी किसी अन्य अपराध की जांच भी कर सकती है,
यदि अपराध सूचीबद्ध अपराध से जुड़ा है। किसी एक सूचीबद्ध अपराध की जांच कर रही है एजेंसी, पता लगा कि दूसरा अपराध भी किया है, वह भी सूचीबद्ध है, तो उसकी भी जांच एजेंसी कर सकती है। सही है। और सबसे स्पेशल बात, जांच के बाद जो मामले चलते हैं ना, वह एनआईए की विशेष अदालत में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, नहीं, स्पेशल कोर्ट में एक एनआईए के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान किया गया है। तो उसके केसेस भी कहाँ चलते हैं? विशेष अदालतों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एनआईए का विशेष न्यायालय जब हमने बात की है तो देख ही लेते हैं। एनआईए का विशेष न्यायालय, अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के लिए केंद्र सरकार एनआईए एक्ट में ही, एनआईए एक्ट की धारा 11 और 12, धाराओं को बहुत ज्यादा याद अगर नहीं भी रहता है तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्ट के बारे में। धारा 11 और 12 के तहत एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन करती है। एक विशेष न्यायालय भी बना सकती है, एक से अधिक विशेष न्यायालय भी बना सकती है। विशेष न्यायालय की संरचना क्या होगी? विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा एक तो दीवानी मुकदमा होता है, एक फौजदारी होता है। इसको तो हम कहते हैं सिविल केस, जिसमें कुछ जुर्माने वगैरह की बात होती है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रिमिनल केस कहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट है ना। कोर्ट्स जो है उन पर जो मुकदमा शुरू होता है वो बिल्कुल निचले लेवल से, सेशन कोर्ट से शुरू होता है। कोर्ट्स पर जब भी, जैसे कोई भी मुकदमा जब आता है तो डायरेक्ट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिताएं अलग है, मूल अधिकारिताएं, अपील के तौर पे जा सकता है। लेकिन फौजदारी या दीवानी केस आता है तो वह सबसे पहले, अगर फौजदारी केस है तो जिला न्यायालय में जाएगा, और अगर क्रिमिनल केस है, फौजदारी केस है, तो वह किसमें जाएगा? सत्र न्यायालय में, सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में। और आप देख रहे हैं एनआईए का जितना भी काम है वह सारा क्रिमिनल केस से लेकर है। तो एनआईए के विशेष जो उच्च विशेष न्यायालय होंगे वह सेशन कोर्ट की तरह ही होंगे, है ना। और हो सकता है सरकार किसी सेशन कोर्ट को विशेष न्यायालय घोषित कर दे, यह हो सकता है। लेकिन जो घोषित करेगी, ये सेशन कोर्ट जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जिले में होते हैं, किसी भी जिले में। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में जयपुर जिला है, तो जयपुर जिले में एक सत्र न्यायालय होगा और एक डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होगा, जिला न्यायालय। सत्र न्यायालय में आपराधिक चीजें की घोषणा होती है ना, आपराधिक मामले होते हैं। तो जयपुर के सत्र न्यायालय को अगर राजस्थान में कोई अपराध हुआ तो केंद्र सरकार क्या करेगी? जयपुर के इस सत्र न्यायालय को कह देगी कि इस अपराध के लिए एनआईए का विशेष न्यायालय यह है, विशेष न्यायालय इसको बना देगी, सत्र न्यायालय को। और इसका जो न्यायाधीश होगा, इसका जो जज होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगी? उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार यह नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करेगी? केंद्र सरकार यह नियुक्ति, क्योंकि यह सत्र न्यायालय या विशेष न्यायालय जयपुर में है और जयपुर राजस्थान में है, तो राजस्थान हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, बस ये बात समझाने के लिए मैं इतनी कहानी लेकर आया हूं। जब केंद्र सरकार सत्र न्यायालय को, किसी भी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करती है, तो इस विशेष न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन इस न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करेगी? उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश पर। उम्मीद कर रहा हूं बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करेगी? उस उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं समझेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और कौन से हाई कोर्ट का? जहां पर सत्र न्यायालय है। सत्र न्यायालय राजस्थान में है तो राजस्थान के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की सिफारिश पर वहां पर उस न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
विशेष न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र क्या है? जो विशेष न्यायालय हैं उनका अधिकार क्षेत्र क्या है? आईपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सत्र न्यायालयों को प्राप्त सभी अधिकार विशेष न्यायालयों को भी प्राप्त है। हमने बात की क्योंकि सत्र न्यायालयों में ही जाता है कोई केस, तो जितने भी अधिकार सत्र न्यायालयों को प्राप्त है उतने सभी अधिकार विशेष न्यायालयों को प्राप्त है। अब बाई चांस आपका स्टेटमेंट बना दे कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सत्र न्यायालय को हाईकोर्ट को प्राप्त जितने भी अधिकार है वह विशेष न्यायालयों को प्राप्त है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको सेशन कोर्ट के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, किसी विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रश्न की स्थिति में इसे केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। अगर किसी सेशन कोर्ट की अधिकारिता के बारे में कोई भी विवाद होता है तो इसके बारे में जो अंतिम निर्णय लेगा वो कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। ठीक है, केंद्र सरकार के पास मामला जाएगा और जो भी वह कहेगी वह ठीक होगा। सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को अथवा किसी असाधारण मामले में जहां शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई संभव नहीं हो किसी अन्य राज्य के विशेष न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर हमने बात की राजस्थान में कोई केस चल रहा है जयपुर में, वहां के विशेष न्यायालय में, लेकिन लग रहा है कि जयपुर में विवाद ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सुनवाई हो सकता है एक तरफा हो जाए या मुमकिन ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? या तो जयपुर से उदयपुर यानी किसी दूसरे जिले में भेज सकता है या जोधपुर, या फिर लगता है कि पूरे राजस्थान में हालत ठीक नहीं है, ये इस केस का निर्णय सही से नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा? राजस्थान से यूपी भेज देगा या बिहार भेज देगा, महाराष्ट्र भेज देगा, केरल भेज देगा, किसी दूसरे राज्य में भी स्थानांतरित किया जा सकता है केस को। ओके, कौन करेगा? केंद्र सरकार नहीं करेगी, ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, बाकी के काम केंद्र सरकार करती हुई आई है अभी तक, लेकिन केस को ट्रांसफर करना सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधीन अधिकार पर होगा। ओके, इसी प्रकार उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है। अगर राज्य के अंदर की ही बात करें तो हाईकोर्ट को भी शक्ति है केस को ट्रांसफर करने की। अगर इंटर स्टेट की बात करें, राज्य से बाहर की, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, हाईकोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी 2019 में जो संशोधन किए गए हैं उनमें क्या है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी को 2019 में भारत के बाहर किए गए अपराधों सहित कुछ अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन के उद्देश्य से संशोधित किया गया था। संशोधन के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। क्या है? एक तो भारत के बाहर वाले अपराध। पहले भारत के अंदर के अपराधों के बारे में जांच करने का अधिकार था एनआईए का, लेकिन पहला एक इम्पोर्टेंट मुद्दा निकल के आया कि भारत के बाहर भी अपराध की जांच कर सकती है। दूसरा, कानून का दायरा थोड़ा बढ़ाया गया है। पहले सिर्फ आतंकवाद को लेकर जांच की जाती थी, अब तस्करी को लेकर, जो फर्जी मुद्रा होती है, जाली मुद्रा होती है, उसको लेकर, हथियारों के, प्रतिबंधित हथियारों को लेकर, साइबर आतंकवाद को लेकर, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत इनमें, तो इसका विस्तार किया गया है, कानून का दायरा बढ़ाया गया है। तीसरा, विशेष न्यायालय को लेकर, विशेष न्यायालय के बारे में कुछ चीजें कही गई है, जैसे वर्ष के संशोधन ने केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के परीक्षण हेतु सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने की अनुमति दी है। इसे विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने से पहले केंद्र सरकार को उच्च न्यायालय के उस मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होगी जिसके तहत सत्र न्यायालय कार्य कर रहा है। ठीक है, वही जो बात हमने पहले की, ये बात संशोधन से इसमें जोड़ी गई है। ये बात संशोधन से जोड़ी गई। राज्य सरकारें अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में भी नामित कर सकती है। राज्य सरकारें भी अनुसूचित अपराधों के लिए मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित कर सकती है। कौन? राज्य सरकार भी। ठीक है, यह बात भी 2019 से जोड़ी गई। वापस देख ले, इसमें क्या किया गया है? पहले तो भारत के अंदर ही होता था, भारत के बाहर वाली भी अधिकारिता जोड़ी गई है। कानून का दायरा बढ़ाया गया है। पहले सिर्फ आतंकवाद संबंधित अपराधों से संबंधित जांच होती थी, अब तस्करी भी आ गई, जाली मुद्रा भी आ गई, प्रतिबंधित हथियार, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ जैसी चीजें शामिल हुई है, और विशेष न्यायालय को नामित करने को लेकर भी अधिकारों में वृद्धि की गई है। आगे बढ़ते हैं। समसामयिक चर्चा की बात करें
तो आप देखेंगे, और अभी इस बार ये थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एनआईए के अंतर्गत अगर हम देखें ऑल टाइम जब से इसका निर्माण हुआ है अब तक का सबसे ज्यादा 2022 में अब तक के सर्वाधिक केस शामिल हुए हैं, सर्वाधिक वाद आए हैं एनआईए के अंतर्गत। उनकी संख्या कितनी है? 73। ऑल टाइम हाई केसेज हैं, अब तक के सबसे ज्यादा केसेज एनआईए के अंतर्गत आते हैं 73। इसके अलावा 2022 में और क्या रहा? इन 73 में से हम देखें तो जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, असम वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर, असम, बिहार में भी है, बिहार, दिल्ली और केरला, इन क्षेत्रों में जो जिहादी मेंटेलिटी वाले अपराध हैं, जिहाद को लेकर एक चर्चा चलती आती है, तो जिहादी मेंटेलिटी वाले अपराध इसके अंतर्गत 35 केस किसके बारे में है? लगभग 35 केस है। 73 में से 35 केसेस किसके बारे में? जिहादी अपराध के बारे में। तो अगर स्टेटमेंट पूछता है सबसे ज्यादा केस इस तरह के हैं तो 35 केस सबसे ज्यादा है, और अब तक के सबसे ज्यादा केस भी आए हैं एनआईए के अंतर्गत, वह भी बात ठीक है। फिर इन केसों में बात करें, 10 केस हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वामपंथी उग्रवाद, और हमने देखा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए इसकी एक अलग से विंग भी है ना। फिर हम देखें तो 5 केस नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, उसको लेकर भी देखे गए। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में जो अलगाववाद की धारणाएं हैं उनको लेकर आपको ने अगर समाचारों में ध्यान दिया है तो 7 केस हैं पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर, अभी इसको बैन भी कर दिया गया सरकार के द्वारा। इससे रिलेटेड 3 केस गैंगस्टर जैसी चीजों से है, जैसे ड्रग स्मगलर हैं, टेरर है ना, गैंगस्टर जो होते हैं उनसे रिलेटेड। और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा फेक करेंसी को लेकर 2 केसेस आए हैं, ठीक है। और एक केस है टेरर फंडिंग को लेकर। आप कहेंगे सर ये जो इतने सारे हैं ये याद करने की बात है क्या? याद करने की बात नहीं है, आपको एक आइडिया लग जाए कि एक तो ये बात आपको याद रहे कि अब तक के सबसे ज्यादा केस 2022 में एनआईए के पास आए 73। दूसरी आपको ये बात ध्यान रहे कि सबसे ज्यादा केस इन 73 में से सबसे ज्यादा जिहादी मेंटेलिटी वाले केस हैं। और फिर आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ लेफ्ट विंग वाले भी हैं, राइट विंग, और ये नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी भी है, टेरर फंडिंग को लेकर भी केस हैं, और किस किस तरह के फेक करेंसी को लेकर भी केस। इनके नंबर पता नहीं हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि एनआईए के अंतर्गत इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें इसके विशेष न्यायालयों की, जैसे हमने बात की कि इसका विशेष न्यायालय भी है, तो यहीं पर लिख लेते हैं। न्यायालयों के अंतर्गत लगभग एनआईए ने क्या किया है, 59 चार्जशीट दाखिल की है। कितने लोगों के खिलाफ? लगभग 368 लोगों के खिलाफ। ये तो चार्जशीट हुई। इसके अलावा जो निर्णय आया है, विशेष न्यायालयों के जो निर्णय आए हैं 38 केसों में, 38 केसेस में इन्होंने निर्णय दिए हैं। जो एनआईए के अंतर्गत विशेष न्यायालय होते हैं, वर्ष 2022 में पिछले 38 केसों के बारे में निर्णय आया है, फाइनल डिसीजन आया है। और इन 38 में से 109 लोगों पर 109 लोगों को जुर्माना प्लस कठोर सजा दी गई है। दूसरा, यहाँ पर 6 लोगों को आजीवन कारावास मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ये आंकड़े अगर आपको याद नहीं भी रहे तो भी चलेगा, एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, लेकिन इसकी जो कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन रेट, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं दोष सिद्धि दर।
वह बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, लगभग 94% है। 94, अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा जाएं तो 94.39%। यानी अगर NIA 100 केस लेती है तो 100 में से 95 लोगों को दोष सिद्ध होता है। बिल्कुल इफेक्टिव, दक्षता से काम करता है NIA पूरी तरह से। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े थे डेली मतलब में करंट अफेयर से रिलेटेड NIA को लेकर। तो अगर आप अपडेटेड डाटाज डालते हैं अपने आंसर राइटिंग में तो आपको वहां पर आंसर की क्वालिटी अच्छी नजर आती है और बेहतर आंसर आपका निकल कर आता है। आगे बात करते हैं अगला। लास्ट में एक क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पे भी किया था, और कम्युनिटी पे जहां पे ये क्वेश्चन किया था वहां पर इस वीडियो का लिंक भी मैं डलवा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमलों के पश्चात एक केंद्रीय आतंक विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में किया गया था। तो हमने देखा था 2008 में जो मुंबई अटैक हुए थे 26/11 वाले, तब किया गया था, तो इसको हमने हटा दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। हमने देखा कि किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है राज्यों से। सही कथन की चर्चा करनी है तो दूसरा सही है, पहला हमने गलत कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वह होगा ऑप्शन बी। ओके, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। NIA को एक संपूर्ण तरीके से विश्लेषण हमने किया है, और आपके मेंस में एज वेल एज प्री में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो हमने बात की। ओके, इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टारगेटिव स्टडी कीजिए, एक डायरेक्शन में स्टडी कीजिए, जहां हमसे मदद हो पाती है हमारी मदद लीजिए। कमेंट्स कीजिए कैसा सेशन लगता है, कोई सजेशन है, जो भी बातें हैं अपनी बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, इंपॉर्टेंट सेशन में। इसी तरह से अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।